हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण है मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे हम लोग टोटली जो है ना 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट है लघु उत्तरीय प्रश्न को सिलेक्ट किए हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना, तो आपके फाइनल एग्जाम 2023 में इस वीडियो से जो है ना 10 नंबर मिलेगा। तो फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पे आपका 10 नंबर प्राप्त हो, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जो जितने भी क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं ना, ये सभी प्रश्न आपको एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। और पूरे क्वेश्चंस बैंक मॉडल पेपर जितने भी बुक है, ब्रिलियंट का वगैरह जितने भी बुक्स है ना, सारा बुक से यहाँ पे निचोड़ करके प्रश्न को यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। जितना भी आपका गाइड, एमबीडी, बीबीडी, सब चीज से यहाँ पे निचोड़ करके प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपल इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो फ्रेंड, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आज का शानदार प्रश्न के साथ वीडियो को प्रारंभ किया जा रहा है। प्लीज दोस्तों, क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, आज का फर्स्ट प्रश्न क्या करा है कि पोषण की परिभाषा करें। ये प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में 110% लड़ेगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पोषण की परिभाषित करना है कि नहीं, कि पोषण क्या होता है। तो फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए प्रत्येक जीव पोषण को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब पोषण कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि उपापचयी क्रियाओं चलाने हेतु तथा शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जिन तत्व और यौगिक की जरूरत होती है, उसे प्राप्त करने की विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है। जितने भी उपापचयी क्रिया होती है ना, उसको चलाने के लिए शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जिन तत्व और यौगिक की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है, तो उसी को प्राप्त करने की विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, पोषण कहते हैं। शॉर्टकट में आप समझ सकते हैं, प्रत्येक जीव पोषण को ग्रहण करता है और उनका उपयोग करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। और इनके बाद यहाँ पे संक्षेप में यानी कि शॉर्ट में लिख सकते हैं कि संक्षेप में पोषण वह प्रक्रम है जिनके अंतर्गत जीव ऊर्जादायक पदार्थों को स्वयं संश्लेषित या दूसरे की सहायता से ग्रहण करता है। यानी कि यहाँ पे शॉर्ट में बताया गया है, पोषण वह प्रोसेस है जिनके अंतर्गत जीव ऊर्जादायक पदार्थों को स्वयं संश्लेषित कर या दूसरे की सहायता से ग्रहण करता है। इसी प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, पोषण कहते हैं। और इनसे शॉर्ट ये भी समझ सकते हैं, जितने भी जीव है ना पोषण को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं ना, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न है। तो फ्रेंड, प्रश्न एक रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा। काफी सिंपल प्रश्न है। तो इस तरह का क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रश्न है, फिजिक्स का है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर क्वेश्चन रहेगा ना, वहाँ पे नंबरिंग कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको हल यानी कि सॉल्यूशन लिख देना है। तो फ्रेंड, जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं ना, तो ये न्यूमेरिकल प्रश्न है, इसीलिए यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर के द्वारा दिखाते हैं। तो यहाँ पे आर का मान कितना है दोस्तों, 20 सेंटीमीटर है। कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि फोकस दूरी क्या होगा। तो फ्रेंड, हम लोग जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। यानी कि जो फोकस दूरी होती है ना, वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पे r का वैल्यू कितना दिया हुआ, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, बटे 2 करेंगे। जब इसको हम लोग काटेंगे तो 2 दाएं 20 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी प्राप्त हो चुका है। उम्मीद करते हैं प्रश्न काफी सरल है, आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। देखिएगा, गोलीय दर्पण कोई भी दर्पण हो सकता है, चाहे वो अवतल दर्पण हो सकता है, चाहे उत्तल दर्पण हो सकता है। तो यहाँ पे
वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर के द्वारा दिखाते हैं, इनका वैल्यू 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली वक्रता त्रिज्या यानी कि आर का मान 20 सेंटीमीटर लिख चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी को हम लोग एफ के द्वारा दिखाते हैं। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या जानते हैं, एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है, यानी कि जो फोकस दूरी होती है ना वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग आर की जगह 20 लिख चुके हैं और यहाँ पे 2 है तो 2/2। इसको जब हम लोग काटे तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। ये हो गया आपका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। आशा करते हैं कि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो आप इजीली बना सके। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को इस वीडियो में हम इसलिए सम्मिलित किए हैं क्योंकि ये गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है और इस बार के लिए काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न साबित हो सकता है। तो फ्रेंड प्रश्न ये रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका रासायनिक समीकरण लिखे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है लेकिन काफी सिंपल प्रश्न है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है आखिर। इसके बाद आपका इसका केमिकल इक्वेशंस भी देने का है। ठीक है, तो फ्रेंड सबसे पहले हम लोग प्रकाश संश्लेषण को डिफाइंड कर लेते हैं। तो इसका आंसर में कुछ उत्तर में लिखना पड़ेगा कि सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम लोग CO2 कहते हैं, और जल यानी कि H2O की उपस्थिति में पौधे को भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। काफी सिंपल प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और वायुमंडल से CO2 गैस लेते हैं यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और जमीन से जल लेते हैं। इसी को बनाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, ये जो मरे हुए मृत पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते क्योंकि ये मरे हुए रहते हैं। लेकिन जो क्लोरोफिल युक्त पौधे होते हैं यानी कि जो जिसकी हरे मतलब जो पौधे हरे भरे होते हैं, तो क्लोरोफिल युक्त जो पौधे होते हैं ना वो अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं यानी कि स्वयं बनाते हैं। इसीलिए पौधे क्या कहलाते हैं दोस्तों, स्वपोषी कहलाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या बताना पड़ेगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो इसका आंसर में इस प्रकार लिखना पड़ेगा कि सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में पौधे भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। संक्षेप में आप समझ सकते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश जमीन यहाँ पे वायुमंडल से CO2 गैस लेते हैं तथा जमीन से जल लेकर, ठीक है, क्लोरोफिल युक्त हरी पत्तियों स्टार्च के रूप में अपना भोजन बनाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, और देखिएगा दोस्तों क्लोरोफिल युक्त पौधे यानी कि जो हरे पौधे होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ साथ आपको क्या बताना है, क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि इसका रासायनिक समीकरण लिखे। तो रासायनिक समीकरण यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 6CO2 + 6H2O यानी कि ये जो होते हैं ना मतलब वायुमंडल से CO2 गैस लेते हैं और जमीन से जल लेते हैं। ठीक है, और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पे ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, यहाँ पे ग्लूकोज बनाते हैं जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। और इनके साथ साथ दोस्तों ये 6 अणु ऑक्सीजन गैस यहाँ पे वो निष्कासित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आशा करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आप कोशिश कीजिएगा कि एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने का। देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत किसे कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डिफाइन करना होगा कि जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं, उसके बाद यहाँ पे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम उत्तर में लिख लेते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत लिख के डेस मार देते हैं। आपको भी इस तरह कर देना पड़ेगा। तो हम लोग इसको संक्षेप में समझाते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, जिनका भंडारण सीमित हो यानी कि जो कभी भी खत्म यहाँ पे क्वेश्चन ये करा है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है, मतलब जिनका भंडारण सीमित ना हो, जो कभी खत्म नहीं होगा दुनिया में, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ठीक है, जो कभी भी खत्म नहीं होगा यानी कि दुनिया समाप्ति के साथ ही वो खत्म होगा। यहाँ पे अगर बात किया जाए पवन यानी कि हवा कभी खत्म होगा, पवन
पवन ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा। और यहाँ पे सौर ऊर्जा यानी कि जो सोलर एनर्जी होते हैं ये कभी भी समाप्त नहीं होगी दोस्तों, और इनके साथ साथ लकड़ी भी कभी समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन आपको इस प्रकार लिखना पड़ेगा कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत ऊर्जा का वह स्रोत है जिसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं, बार बार उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मिट्टी कभी समाप्त नहीं होगी, सौर ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगी, पवन कभी समाप्त नहीं होगी। इसीलिए यह क्या होते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण हो सकते हैं, होते हैं, ठीक है, जो कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है, यानी कि दुनिया समाप्ति के साथ ही वो खत्म होगी। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लकड़ी इत्यादि। तो हम उम्मीद करते हैं ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। और इनके साथ साथ नवीकरणीय मतलब ऊर्जा स्रोत के जस्ट अपोजिट है दोस्तों अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सबसे पहले यहाँ पे लिख देना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या कर देना होगा, डैश मार देना होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऊर्जा के वे स्रोत है जिसका भंडारण क्या है, नवीकरणीय सीमित है, यानी कि जिनका भंडारण सीमित है, आने वाले समय में क्या होगा दोस्तों, खत्म हो जाएगी, ठीक है, आने वाले समय में खत्म हो जाएगी। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। काफी सिंपल है, जैसे कि कोयला का भंडारण सीमित है, ये कभी ना कभी खत्म होगा ही, चाहे लाखों वर्ष लग जाए, हजारों वर्ष लग जाए, करोड़ों वर्ष लग जाए, लेकिन ये कोयला आने वाले समय में खत्म होगा। पेट्रोल भी आने वाले समय में खत्म होगा। प्राकृतिक गैस जो एलपीजी गैस होते हैं वो भी कभी ना कभी समाप्त होगी, जो सीएनजी गैस होते हैं कभी ना कभी समाप्त होगी, यानी कि जिनका भंडारण सीमित है, आने वाले समय में जो खत्म हो जाएगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। जो विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी काम में आएंगे और सब्जेक्टिव प्रश्न में भी काम में आएंगे। तो इसलिए प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि एलपीजी क्या है, यह एक अच्छा ईंधन है, कैसे है। काफी सरल प्रश्न है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा कि एलपीजी क्या होता है और एलपीजी एक प्रकार का अच्छा ईंधन है, कैसे है। तो सबको पता होना चाहिए दोस्तों, ये एलपीजी जो हम लोग घरों में उपयोग करते हैं, जिसका उपयोग करके हम अपना भोजन तैयार करते हैं, ठीक है, रसोई घर में। तो फ्रेंड सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एलपीजी का फुल फॉर्म को जान लेते हैं। तो यहाँ पे एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। एलपीजी ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण होता है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि एलपीजी जो गैस है ये किसका मिश्रण है दोस्तों, ब्यूटेन तथा प्रोपेन का सम्मिश्रण है, ठीक है। इसमें मुख्य घटक ब्यूटेन है। आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि एलपीजी के मुख्य घटक कौन है, तो ब्यूटेन है, ठीक है। यह एक गंधहीन गैस है, यानी कि ये जो एलपीजी गैस होते हैं ना, ये गंध नहीं होता है, इस गैस में गंध नहीं होता है। इसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है दोस्तों, एथिल मार्केप्टन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, एथिल मार्केप्टन केमिकल का प्रयोग इसीलिए किया जाता है, यानी कि जब गैस का किसी कारणवश रिसाव हो जाए तो हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है और उस रिसाव को हम उसको जो है ना सही करने का कोशिश करते हैं। अगर इथिल मार्केप्टन नामक रसायन का उसको जो मतलब नहीं मिलाया जाए तो क्या होगा, इससे काफ़ी दुर्घटना घट सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो एलपीजी गैस होता है ना, उसको गंध के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं दोस्तों, एथिल मार्केप्टन रसायन का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। तो उम्मीद करते हैं एलपीजी के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं द्रवित प्राकृतिक गैस, ठीक है। एलपीजी क्या होते हैं, ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण होता है। इसमें मुख्य घटक क्या होते हैं दोस्तों, ब्यूटेन होते हैं। यह एक गंधहीन गैस है। इसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, एथिल मार्केप्टन मिलाया जाता है। इसका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, फ्यूल के रूप में करते हैं इसका उपयोग। और दोस्तों यहाँ पे इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा जो एलपीजी जो है ना, इसका क्या प्रॉपर्टीज होता है, प्रमुख निम्नलिखित। यहाँ पे इसको लिखना है कि एलपीजी के प्रमुख गुण निम्नलिखित लिखे।
ठीक है, मतलब जो एलपीजी गैस है उसका प्रमुख गुण क्या है। तो इसका जो है ना दोस्तों इस प्रकार लिखना पड़ेगा कि एलपीजी के प्रमुख गुण निम्नलिखित है। तो सबसे पहला पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा कि एलपीजी गैस का उष्मीयमान अधिक होता है, यानी कि अन्य गैस की तुलना में अगर आप घर में जलावन का उपयोग करते हैं, उससे कंपेयर करते कोयला जलाते हैं घर में भोजन बनाने के लिए, तो सबसे ज़्यादा हीट कौन सा गैस होता है, एलपीजी गैस होता है। यानी कि इसका जो हीटिंग यानी कि जो टेम्परेचर होता है ना ज़्यादा होता है, इसीलिए जो खाना भोजन होता है एलपीजी गैस में फास्ट बन जाता है। और दूसरा पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा यह धुआं रहित गैस, यानी कि इसमें धुआं नहीं रहता है। ठीक है, अगर यहाँ पे सहित का मतलब होता है रहना, रहित का मतलब होता है नहीं रहना, तो इसमें क्या होते हैं धुआं रहित गैस, यानी कि इसमें धुआं नहीं होता है। और तीसरा पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा कि एलपीजी को जलने पर कोई भी विषैला पदार्थ नहीं निकलता है। ठीक है, अगर आप मतलब घर में भोजन तैयार करते हैं जलावन से, तो उससे काफ़ी मात्रा में विषैला पदार्थ निकलता है, जिससे मनुष्य क्या होते बीमारी मतलब वो बीमारी पड़ जाते हैं और हमारा पर्यावरण को भी क्या करते हैं प्रदूषित कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आप एलपीजी गैस का उपयोग करते हैं अगर ये जलते हैं घर में तो ये विषैला पदार्थ नहीं निकलता इससे। और दोस्तों छठा यहाँ पे चौथा पॉइंट में लिखना पड़ेगा कि एलपीजी सस्ता होता है। क्या होता है, एलपीजी सस्ता होता है, इसका परिवहन क्या होता है काफ़ी आसान होता है, इसलिए हम लोग यह एक प्रकार का इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि एलपीजी एक अच्छा ईंधन का स्रोत है। सोर्स ऑफ फ्यूल बेस्ट कौन है दोस्तों, एलपीजी गैस ही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि धातुओं के प्रमुख भौतिक गुणों का उल्लेख करें। ठीक है, काफी सिंपल प्रश्न है। तो धातु जो होते हैं, जो मेटल होते हैं ना, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे उसके बारे में आपको बताना है कि धातु का भौतिक गुण क्या होता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो सबसे पहले उत्तर में आपको लिखना पड़ेगा इस प्रकार कि धातुओं के भौतिक गुण निम्नलिखित है। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा कि धातुओं के ब्राह्मण कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी कि जो धातु होते हैं ना, जो मेटल होते हैं, इसका ब्राह्मण कक्षा में क्या क्या इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या तो 1 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, या तो 2 हो सकते हैं, या फिर 3 हो सकते हैं। अगर आप मेटल लेते हैं, उसका परमाणु संख्या लेते हैं और उसका ब्राह्मण कक्षा यानी कि इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालते हैं, उसका सबसे बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, तो आपको समझ जाना पड़ेगा वो क्या है, मेटल है, यानी कि धातु है। ठीक है, ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब दूसरा पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा धातुएं विद्युत धनात्मक होती है। धातु क्या होती है दोस्तों, विद्युत धनात्मक होती है, इलेक्ट्रिक पॉजिटिव होती है। और तीसरा पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि धातुएं आघात वर्धनीय होती है। आघात वर्धनीय कहने का अर्थ है कि धातुओं को हम लोग पीट कर चादर बना सकते हैं। ठीक है, और चौथा पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा धातुएं तन होती है। धातु क्या होती है, तन होती है, इसे खींचकर पतले तार में परिवर्तित किया जा सकता है। अगर आप 1 ग्राम सोना ले लेते हैं, 1 ग्राम क्या है, सोना है, मान लिए 1 ग्राम अगर आप सोना लेते हैं, तो 1 ग्राम सोना से हम कितने लंबा तार खींच सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। इसलिए सोना क्या होते हैं दोस्तों, ये तन्य होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा तन्य कौन होते हैं, सोना होते हैं, क्योंकि इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब पांचवा पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा जो धातु होते हैं ना, उष्मा एवं विद्युत का क्या होते हैं, चालक होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, जो मेटल होते हैं ये क्या होते हैं, उष्मा और विद्युत का चालक होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिक करंट का गुड कंडक्टर होते हैं। यानी कि आप धातु का एक छोर को गर्म करते हैं ना, तो दूसरा छोर में ये क्या होते हैं, दूसरा छोर भी गर्म हो जाते हैं। ठीक, अगर आप लोहा ले लेते हैं, अगर ये वाला हिस्सा लोहा का गर्म करते हैं, तो ये वाला हिस्सा भी गर्म हो जाएंगे धीरे धीरे। अगर यहाँ पे करंट पास करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक दूसरा सिरा तक करंट इजिली आ सकता है। तो यही पॉइंट कह रहा है, जो धातु होते हैं ना, वो उष्मा और विद्युत का क्या होते हैं, चालक होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। और छठा पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों धातु का द्रव्यनांक, यानी कि हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं, यानी कि बीपी कह सकते हैं। धातुओं का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, उच्च होता है, यानी कि जो धातु होता है ना, इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, काफी उच्च होता है, हाई होता है। और सातवां पॉइंट और अंतिम नंबर पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा कि धातुओं में एक विशेष प्रकार का चमक पाया जाता है। धातु में क्या पाया जाता है दोस्तों, चमक पाया जाता है, अलग अलग धातु का अलग अलग चमक होता है। ठीक है, तो इसे आपको याद होना चाहिए। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 2 भौतिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको क्या अंतर स्पष्ट करना है धातु और अधातु में, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको मेटल और नॉन मेटल का क्या करना है, डिफरेंस ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो ना कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा पहला पॉइंट में, ठीक है दोस्तों। धातु जो होते हैं ना वो उष्मा और विद्युत का क्या होते हैं, सुचालक होती है, गुड कंडक्टर होती है, लेकिन जबकि अधातु उष्मा और विद्युत का क्या होते हैं दोस्तों, कुचालक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अधातु होते हैं ना वो क्या होते हैं, ना तो वो गर्म होते हैं ना ही उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा धातु क्या होते हैं, तन्य होते हैं एवं आघात वर्धनीय होती है। आपको बताए ना धातु को हम लोग पीट कर उसका चादर बना सकते हैं और धातु को खींच करके तार बना सकते हैं, लेकिन अधातु भंगुर होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, यह एक उदाहरण दे। काफी सिंपल प्रश्न है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया आखिर होता क्या है और इनके साथ साथ ये भी जानेंगे, इसका उदाहरण भी देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे उत्तर में आपको लिखना पड़ेगा वह प्रक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनता है। काफी सिंपल प्रश्न है, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, तो इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे आप ले सकते हैं HCl एक प्रकार का क्या हो गया दोस्तों, अम्ल हो गया, एसिड हो गया, और NaOH एक प्रकार का क्या हो गया, भस्म हो गया, ठीक है। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करता है, क्या करता है, रिएक्ट, यानी कि अम्ल और भस्म दोनों आपस में संयोग करके रिएक्ट करके जो लवण बनाते हैं, यानी कि NaCl एक प्रकार का क्या होता है, लवण होता है, सोडियम क्लोराइड जिसको हम कहते हैं, और इनके साथ साथ जल भी बनाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। तो काफी सिंपल प्रश्न है। HCl यानी कि अम्ल जब यहाँ पे भस्म यानी कि NaOH के साथ संयोग करता है, अभिक्रिया करता है, तो अभिक्रिया करके NaCl यानी कि लवण बनाते हैं और इनके साथ साथ जल भी बनाते हैं। तो इसी अभिक्रिया को, इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसका दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि H2SO4 एक प्रकार का सल्फ्यूरिक एसिड है, यह किसके साथ रिएक्ट करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्या है दोस्तों, भस्म है, इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, पोटेशियम सल्फेट बनाते हैं। पोटेशियम सल्फेट एक प्रकार का क्या होते हैं, लवण होते हैं, और इनके साथ साथ 2H2 यानी कि जल नामक द्रव का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि अम्ल और भस्म ये दोनों आपस में रिएक्ट करके लवण और जल बना लेना, तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि एक प्रकार का कौन सा उदाहरण है, उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि 1 वोल्ट की परिभाषा दे। एग्जाम में पूछे जाते हैं, गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है। आप क्वेश्चंस बैंक वगैरह प्लाट के देख सकते हैं। यहाँ पे हम जो 10 क्वेश्चन दे रहे हैं, ये 10 क्वेश्चन गेस क्वेश्चन दे रहे हैं, जिनमें से आपको इस वीडियो से जो है ना 12 नंबर आपके एग्जाम में मिलने वाला है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको डेफिनेशन इसका डिफाइन करना है कि वोल्ट क्या होता है, ठीक है, 1 वोल्ट किसको कहते हैं। तो उत्तर में आपको जो है ना इस प्रकार लिखना पड़ेगा, यदि किसी धारावाही चालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। काफी सिंपल प्रश्न है, यानी कि जब भी कोई धारावाही कंडक्टर लेंगे, चालक लेंगे, और इसका एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दोनों के बीच के विभवांतर को हम लोग क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे जब भी कोई क्या लेंगे, धारावाही चालक लेंगे, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, उसका एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक 1 कूलम आवेश ले जाने में 1 जूल कार्य ऊर्जा खर्च होता है ना, तो दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है, ठीक है, विभव के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो उसी को क्या कहलाता है दोस्तों, 1 वोल्ट कहलाता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि मैथ्स का प्रश्न है, यानी कि फिजिक्स का प्रश्न है, न्यूमेरिकल प्रश्न। इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में जो है ना न्यूमेरिकल प्रश्न आते ही है। तो प्रश्न ये कराए कि 4 ओम और 12 ओम के 2 प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ने पर
समतुल्य प्रतिरोध की गणना करें। काफी सिंपल प्रश्न है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन लिख देंगे, ठीक है, यानी कि हल लिख देंगे। आपको भी इस तरह एग्जाम में करना है, तो क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना है। तो यहाँ पे 4 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोधकों को क्या किया है, समांतर क्रम में जोड़ा है। तो आपको पूछ रहा है कि समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, समांतर क्रम में जोड़ने के लिए जो प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है, 1/R बराबर क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो 1/R बराबर क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, यानी कि 1/R1 सॉरी यहाँ पे 1/R, यानी कि ये R का मान निकालना है हमको। यहाँ पे 2 ही को प्रतिरोध दिया है, इसलिए यहाँ पे R1 और R2 लिए हैं, ठीक है। अगर 3 प्रतिरोध रहता तो यहाँ पे 1/R3 भी लेते, ठीक है। तो यहाँ पे 1/R3 का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही को प्रतिरोध है। और यहाँ पे देखिएगा, समांतर क्रम में जब भी 2 प्रतिरोध जुड़ा हुआ रहे या 3 प्रतिरोध जुड़ा हुआ रहे और आपसे पूछा जाए कि समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, तो समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/R बराबर क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं दोस्तों। 1/R बराबर 1/R1 का मान, देखिएगा R1 जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। और यहाँ पे पहला प्रतिरोध क्या है दोस्तों, 4 ओम है। तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, फिर प्लस करेंगे, और यहाँ पे 1/R2, R2 का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, 12 ओम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, 12 ओम। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पे 1/R को ऐसे रहने देते हैं, और यहाँ पे 4 और 12 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 12 होगा। फिर यहाँ पे 4 को 12 से भाग करेंगे तो 4 × 12 हो गया, 3 × 3 हो गया। फिर प्लस 12 को 12 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। इसको हम लोग सोल्व करेंगे, कैलकुलेट करते हैं तो 1/R बराबर प्राप्त होता है 3 और 1 4 हो जाएगा, 12। इसको जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, या फिर इसको जब पहले हम लोग काटते हैं तो 3 × 3 3 × 12 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा। फिर यहाँ पे R को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, R हो जाएगा। तो यहाँ पे R का मान कितना निकल चुका है, 4। और दोस्तों ये R मतलब होता है प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। यानी कि यहाँ पे जो समतुल्य प्रतिरोध जो है ना निकल के आ चुका है 4 ओम। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी हमारा यहाँ पे क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट्स का नोट वगैरह लेना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर को सेव कीजिए, 6206076569, ठीक है। इसमें आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। इसमें आपको जो है ना आपको क्लास का लिंक मिलेंगे, PDF फ्री में मिलेंगे, और इनके साथ साथ जो है ना दोस्तों बिहार बोर्ड से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ मिलते हैं ना, तो उसका लिंक मिलेंगे। और इनके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आपको जो है ना डेली मॉर्निंग टाइम में हमारे वेबसाइट का टेस्ट का लिंक मिल जाएंगे। अगर आप टेस्ट देते ना तो बोर्ड एग्जाम में आप काफ़ी अच्छे मार्क्स लाएंगे, मेरा गारंटी है, ये मेरा वादा है दोस्तों। और तो फटाफट से इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आप हमें कहिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और आप साथ में भी बताइएगा कि 10% में से आपको कितना प्रश्न का श्योर सटीक पहले से आंसर याद था, इसका जवाब आपको इसी वीडियो में कमेंट करके बता देना है। और साथ में ये भी बताना है कि 10 में से आपको कितना प्रश्न है समझ में आया, इसका भी जवाब आपको इस वीडियो में कमेंट करके बता देना है। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। आज के लिए इतना। इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, अपने भाई बहन में जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।